नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन तुंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हिंदी व्याकरण से संबंधित हम बात करेंगे विराम चिन्हों की। आज का जो अपना महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो होगा विराम चिन्ह। विराम चिन्हों पर बात करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि विराम चिन्ह प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस तरह से, किस जगह, कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। स्पेशल रीट की परीक्षा में या फिर एसआई या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की परीक्षा हो तो वहां पर विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी की कक्षा 11 की किताब में भी विराम चिन्हों के बारे में अध्ययन देखने को मिलता है। तो आज हम विराम चिन्हों के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हम विराम चिन्हों की। विराम चिन्ह, विराम का मतलब क्या होता है? विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। रुकना या ठहरना। जब हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं तो बीच में हम रुकते हैं या फिर थोड़ा सा अंतराल लिया जाता है, वहां पर विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कुछ विराम चिन्ह हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। शुरुआत करते हैं हम विराम चिन्हों की और हमारा पहला जो विराम चिन्ह है वह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह होता है एकदम खड़ी पाई। ये चिन्ह दिया हुआ है एकदम एक की तरह होता है, जो कि वाक्यों के अंत में प्रयोग में किया जाता है। विराम चिन्ह में प्रथम जो पूर्ण विराम है उसकी परिभाषा में आपको बता दूं कि प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर जितने भी वाक्य होते हैं उनके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़ दिया जाता है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि पूर्ण विराम का प्रयोग कहां किया जाता है। ऑप्शन में आ सकता है प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी जगह। तो यहां पे लिखा हुआ है प्रश्न सूचक वाक्यों को छोड़कर से सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है हम भारतीय हैं, ये यहाँ पे अंत में पूर्ण विराम लगा दिया गया है। हम भारतीय हैं। अगला जो पूर्ण अपना विराम चिन्ह है वह है अल्प विराम। अल्प विराम में क्या होता है? अल्प विराम का चिन्ह ये होता है एक, जिसे हम इंग्लिश में कोमा बोलते हैं, इसे बोला जाता है अल्प विराम। समान महत्व वाले शब्दों व वाक्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। समान महत्व वाले शब्द एवं वाक्यों को, जैसे वाक्य लिखा हुआ है वर्तमान में साहित्य, संगीत, चित्रकला में उन्नति हुई है। वर्तमान में साहित्य, संगीत, चित्रकला समान महत्व वाले शब्द हैं। साहित्य, संगीत और चित्रकला, इनमें वर्तमान में उन्नति हुई है। यहां बीच में हमने कौन से चिन्ह का प्रयोग किया? अल्प विराम का प्रयोग किया है। जटिल वाक्यों को उपवाक्य से अलग करने में भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। पत्र लिखते समय भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अपन लिखते हैं सेवा में, लिखते हैं ना, फिर लिखते हैं श्रीमान, ये हो गया अल्प विराम का प्रयोग। बात करते हैं शब्दों की पुनरावृत्ति होने पर भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। शब्दों की पुनरावृत्ति जैसे अभी, अभी, अभी अभी होता है या नहीं होता है। बात करते हैं हाँ या ना का प्रयोग करते समय भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हाँ या ना के बाद भी। ध्यान रखें उद्धरण से पूर्व भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न उपाधियां होती हैं, उनको दिखाने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम विभिन्न उपाधियां दिखाएंगे यहाँ पे, जैसे बीए कोमा अल्प विराम, एमए अल्प विराम, पीएचडी अल्प विराम, है या नहीं है? यह अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला जो हमारा चिन्ह है विराम चिन्ह वह है अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह होता है अपन ने अल्प विराम लगाया, उसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी और भी लगी हुई रहती है, इसे बोलते हैं अर्ध विराम। ये क्या होता है? अर्ध विराम। अल्प विराम में हमने क्या लगाया था? कोमा लगाया था। कोमा के ऊपर जस्ट बिंदी लगाएंगे तो ये होता है
अर्ध विराम, पूर्ण विराम से लगभग आधे समय तक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग। अर्ध का मतलब आधा, अर्ध का मतलब आधा, कहने का मतलब क्या है, जो पूर्ण विराम में समय लगता है उससे आधा समय अगर हमें कहीं रुकना है तो उसमें हमें अर्ध विराम का प्रयोग करना होता है। जैसे भाषा मनुष्य को मनुष्य बनाती है, हमने यहाँ पे अर्ध विराम लगाया, कहने का मतलब रुके। ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से देखें हम कैसे पढ़ते हैं, भाषा मनुष्य को मनुष्य बनाती है, नैतिकता का विकास करती है, ऐसे नहीं पढ़ना है। अर्ध विराम का अगर प्रयोग हो गया है तो हमें आधे समय के लिए रुकना होगा। जैसे भाषा मनुष्य को मनुष्य बनाती है, नैतिकता का विकास करती है, और नैतिकता का विकास करती है, मानव को मानव से प्रेम करना सिखाती है। ये पूर्ण विराम हो गया। तो आधे समय के रुकने के लिए हमें अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं उपविराम का। उपविराम किस तरह से लगाया जाता है, ये उपविराम पढ़ रहे हैं। उपविराम में एक बिंदु ऊपर और एक बिंदु नीचे, ये कोष्टक है, ध्यान दें, मैं इनको समझाने के लिए कोष्टक लगा रहा हूं। तो ये है उपविराम। उपविराम निर्देशन की तरह ही प्राय शीर्षकों में काम में लिया जाता है। वैसे तो इस जो चिन्ह का प्रयोग निर्देशन की तरह ही किया जाता है, परंतु प्राय ये शीर्षकों में काम में लिया जाता है। जैसे हमारा शीर्षक है आज संगीत स्वामी हरिदास, संगीत स्वामी हरिदास, ये यहाँ पे हमने उपविराम लगा दिया है। पूरा शीर्षक क्या है, संगीत स्वामी हरिदास, ये यहाँ पर बीच में क्या लगा दिया है, उपविराम। कहने का मतलब क्या हुआ, प्राय शीर्षकों में उपविराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग आप सभी जानते हैं लगभग, कि जो भी प्रश्न से संबंधित बात होगी तो प्रश्न सूचक जो चिन्ह होगा वह वाक्य के अंत में लगाया जाता है, या संदेह प्रकट होने की स्थिति में भी कभी कभी हमें प्रश्न सूचक वाक्य दिखाई देता है। ध्यान दें, प्रश्नवाचक वाक्य अगर लगाते हैं तो वह वाक्य के अंत में ही लगेगा, बीच में नहीं लगेगा। जैसे मैं प्रश्न बोल रहा हूं, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, कोमा, तो आपको इससे क्या, कोमा, मैं कितना पढ़ाता हूं, कोमा, इससे आपको क्या, लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। या फिर हम साधारण तौर पे समझते हैं कि हम कभी किसी से प्रश्न करते हैं तो प्रश्नवाचक वाक्य अंत में लगाते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, तुम क्या करते हो, तुम्हारा कौन सा पेशा है, ये सभी प्रश्नवाचक वाक्य है। बाद में मैंने कहा कि संदेह प्रकट करने में भी प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या कहा, कोमा लगा दिया, यहाँ पे क्या है, अल्प विराम, वह बेरोजगार है। इसको किस तरह से पढ़ेंगे, क्या कहा, वह बेरोजगार है, प्रश्न सूचक दृष्टि होगी प्रश्न पूछने में, क्या कहा, वह बेरोजगार है, संदेह प्रकट हो रहा है ना किसी के बारे में। मान लो कि कोई हमें आके कहता है कि वह तो बेरोजगार है, तो हम उसको प्रश्नवाचक दृष्टि से किस तरह से बनाएंगे, क्या कहा, वह बेरोजगार है, कहने का मतलब अंत में प्रश्नवाचक वाक्य आएगा। आपके समझ में आ गया होगा। एक होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम। देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह कैसा होता है, एक पूर्ण विराम के नीचे बिंदी, ये होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। जहां हर्ष, आश्चर्य, विस्मय, घृणा, ईर्ष्या आदि की बात करी जाती है, वहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये सभी आप सभी जानते होंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह के बारे में। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं, अरे, फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये तूने क्या किया, वाह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, मजा आ गया। फिर ऐसे जैसे हम घृणा की दृष्टि, छी, कितना गंदा है। या फिर मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है, हे राम, यह क्या हो गया। ये तो आपको सभी को आता होगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो हर्ष, आश्चर्य, विस्मय की जहां बात की जाती है वहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं हम, योजक या विभाजन चिन्ह। योजक या विभाजन चिन्ह कैसा होता है, ये देखें आप, योजक चिन्ह थोड़ा सा लंबा लिया जाएगा इसको, और ये योजक चिन्ह है। देखो सामासिक पदों में सा, सी से पहले
और के अर्थ में और संख्या के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने लिखा सामासिक पदों में, ये एक सामासिक पद है, रात या दिन, बीच में क्या आएगा, योजक चिन्ह आएगा। दूसरी बात, सा सी से पहले, मैं इसी को दूसरा उदाहरण लिख देता हूं यहां पे, जैसे तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा, तो यहां पर कौन सा चिन्ह आ गया, योजक चिन्ह आ गया। और के अर्थ में किस तरह से लिया जाएगा, जैसे माता पिता, इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, माता और पिता, तो और के अर्थ में भी योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ये क्या है, संख्या शब्दों के बीच में, जैसे मैंने लिखा 2/3, 2/3, 2/3, ये संख्या शब्द है। संख्या शब्द के बीच में अपन ने क्या लगा दिया, योजक चिन्ह लगा दिया, तो ये हुआ योजक चिन्ह, या इसी को बोलते हैं विभाजन चिन्ह। आगे बात करते हैं हम निर्देशक चिन्ह या रेखा चिन्ह। निर्देशक का ही दूसरा नाम क्या है, रेखा चिन्ह। जो हमने योजक चिन्ह लगाया था इससे लगभग दुगना होता है, ये इससे लगभग क्या होता है, दुगना होता है, इसको बोलते हैं निर्देशन चिन्ह या रेखा चिन्ह। ठीक है, संवादों को लिखने के लिए या निम्नलिखित या निम्नांकित के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। संवाद कैसे लिखेंगे हम, जैसे संवाद हमने लिखा, राम ने कहा वह कल जयपुर जाएगा, ये विवरण चिन्ह है, राम ने कहा वह कल जयपुर जाएगा। ठीक है, ये हो गया निर्देशन या रेखा चिन्ह। हम कभी कभी निम्नांकित और निम्नलिखित के बाद भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे इस प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित है, फिर आएगा हमारा कौन सा चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, और फिर उसका उत्तर लिखते हैं, इसी को रेखा चिन्ह कहते हैं। निम्नांकित उत्तर या निम्न प्रश्न या इस प्रश्न का निम्नांकित उत्तर है, फिर डैश लगाएंगे और फिर उसके आगे लिखेंगे, तो इसको बोलते हैं निर्देशन या रेखा चिन्ह। आगे चलते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को आपने पढ़ा होगा, बात करते हैं इस तरह से, जिसको 64-99 भी बोला जाता है आम भाषा में। शुरू में लगाते हैं तब नीचे बिंदी आएगी और बाद में लगाते हैं तब ऊपर बिंदी आएगी, इसको बोलते हैं 64-99। तो व्यक्ति के कथन को स्पष्ट करने के लिए भी, व्यक्ति को कथन को स्पष्ट करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सुभाष चंद्र बोस, फिर ये क्या है, ये है हमारा योजक चिन्ह, फिर यहाँ पे हम यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फिर इसको अपन ऐसे बंद करते हैं और अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। ये कौन सा है, उद्धरण चिन्ह है। इसी तरह उपनाम में या व्यक्ति ग्रंथ में, उपनाम या व्यक्ति ग्रंथ में हम क्या करते हैं, एक ही उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, व्यक्ति चिन्ह, व्यक्ति ग्रंथ या उपनाम में। जैसे हम एक ग्रंथ का नाम लिखते हैं कामायनी, ध्यान दें जब भी व्यक्ति ग्रंथ की बात आएगी या उपनाम की बात आएगी तो हम सिर्फ एक ही लगाएंगे। अभी सुभाष चंद्र बोस का जब हमने वाक्य लिखा तो उसमें 2 उद्धरण चिन्ह प्रयोग में लिए गए हैं, परंतु ध्यान दें कोई भी ग्रंथ हो या फिर कोई नाम हो तो इकहरे एक ही उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। समझ में आया, वेरी गुड। आगे चलते हैं हम विवरण चिन्ह की तरफ। विवरण चिन्ह में क्या होगा, हमने उपविराम लगाया था इस तरह से, इसी के आगे एक लाइन और खींचनी है, इसे बोलते हैं विवरण चिन्ह। निर्देश देने में या विवरण देने में इसका प्रयोग किया जाता है, या तो किसी चीज के लिए निर्देश दिया जाता है या विवरण देने के लिए हमें विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा ने निर्देश या विवरण दिया, राजा ने कहा, फिर ये विवरण चिन्ह क्या कहा, युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है। जैसे बाजीराव ने कहा कि युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है, तो ये विवरण चिन्ह बीच में आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये विवरण दे रहा है या निर्देश दे रहा है। आगे बात करें कोष्टक की। देखो कोष्टक 3 तरह के होते हैं, हमने मैथ में पढ़ा होगा, एक छोटा कोष्टक, एक मझला कोष्टक और एक बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो कोष्टक 3 तरह के होते हैं, बड़ा, मझला और छोटा।
हमारे यहाँ पर हिंदी में ऐसा कोई रूल नहीं है कि कौन सा कोष्टक लगेगा। अधिकतर हम 99% छोटा वाला कोष्टक ही लगाते हैं, जो ये वाला होता है। इससे जो बड़ा होता है उसको मझला कोष्टक कहते हैं, और इससे बड़ा होता है उसको बड़ा कोष्टक कहते हैं। आमतौर पर कोष्टक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो जटिल शब्द होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए, उनको समझाने के लिए हमें कोष्टक का प्रयोग करना पड़ता है, या जटिल शब्दों को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, वह मितभाषी है, वह मितभाषी है। अब बहुत सारे बच्चों को मितभाषी का अर्थ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये क्या है? जटिल शब्द है मितभाषी। और मितभाषी को कोष्टक में हमने क्या कर दिया है? समझा दिया है। कैसे? कम बोलने वाला, वह क्या है? मितभाषी, कम बोलने वाला। अतिभाषी को क्या बोलेंगे? अधिक बोलने वाला। तो ये समझ में आ गया आपको। आगे बात करते हैं कोष्टक की बात। क्रम सूचक जो अंक होते हैं, क्रम सूचक अंक और अक्षरों में भी हमें कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे क्रम सूचक अंक कौन से होते हैं? जैसे हमने क्रम लगाया 1 2 3, कोष्टक का प्रयोग करते हैं ना, हम करते हैं या नहीं करते हैं? वेरी गुड। अब इसी की तरह हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं? अक्षरों की बात करते हैं। जैसे कुछ भी कर लो, कै, ख, ग। अगर किसी बात को समझाते हैं तो कोष्टक का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं? हमने यहाँ पे मान लो कि इनको नंबरिंग नहीं करते, या ग, क, के हिसाब से डाल देते, तो कोष्टक डालते या नहीं डालते? वही बात है। आगे चलते हैं हम। अब जो आगे के जो मैं विराम चिन्ह बता रहा हूं, ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनका विशेष ध्यान रखें। पहला चिन्ह है लाघव चिन्ह। क्या होता है? लाघव चिन्ह। इसको एक गोला किया जाता है, और ये है लाघव चिन्ह। ध्यान दे, दोबारा लिख रहा हूं। लाघव चिन्ह किस तरह से लिखोगे? ये लाघव चिन्ह है, ठीक है। शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे? ये लिखा हुआ है डॉक्टर ALM। अब इसको संक्षिप्त में लिखने के लिए किया ना, यहाँ पे लाघव चिन्ह लगा दिया ना, जबकि इसकी पूरी फॉर्म क्या होती है? डॉक्टर अर्जुन लाल माली, है या नहीं है? डॉक्टर अर्जुन लाल माली, ये इसका विस्तृत रूप होगा। संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? लाघव चिन्ह का। अगली बात करते हैं हम हंस पद या त्रुटि परक शब्द, त्रुटि परक चिन्ह का। हंस पद या त्रुटि परक शब्द क्या होता है? देखिए, हम हंस परक या त्रुटि परक जो होता है वह ये वाला चिन्ह होता है, दिखाई दे रहा है आप सभी को ऐसे। इसका प्रयोग क्या किया जाता है? जब किसी वाक्य में कोई शब्द हमसे छूट जाता है तो हम बीच में इसको एरो करके ऊपर की तरफ लिखते हैं। ध्यान दें कि हंस पद में अगर कोई शब्द छूट जाता है तो ये निशान, हंस पद वाला निशान लगा के, चिन्ह लगाकर, और ऊपर की तरह लिखते हैं, लाइन के नीचे कभी नहीं लिखेंगे। जैसे वह कल गया, और मैंने यहाँ पे क्या छोड़ दिया? अब भूल गया ना मैं कुछ लिखना, तो यहाँ पे मैंने ये चिन्ह लगाया और यहाँ पे लिख दिया जयपुर, अर्थात वह कल जयपुर गया। समझ में आ गया होगा? वेरी गुड। अब बात करते हैं तुल्यता या क्षमता की बात। तुल्यता या क्षमता चिन्ह, तुल्यता या समता चिन्ह कौन से होते हैं? देखो यहाँ पे समझा देता हूं मैं, आगे नहीं चलते हैं ज्यादा, ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा वहां पे। तुल्यता और ये क्षमता चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला होता है, ठीक है, जिसे हम बराबर भी बोलते हैं। अब तुल्यता या समता किस तरह से करेंगे? किसी चीज में अगर हम तुलना करते हैं या किसी की समानता बताते हैं तो वहां तुल्यता या क्षमता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भानु सूर्य, भानु को ही क्या बोला जाता है? सूर्य। हुआ या नहीं हुआ? ये होता है तुल्यता चिन्ह। बात करते हैं विकल्प चिन्ह की। एक विकल्प चिन्ह होता है जिसको हम इस तरह से व्यक्त करते हैं। किस तरह से? इस तरह से। पूर्ण विराम होता है, उसको थोड़ा तिरछा करते हैं। अब इसको किस तरह से करेंगे? जैसे हमने एक ये लिखा कवयत्री, एक इस तरह से लिख दिया कवयत्री। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है, ये सही है या ये सही है। इसमें विकल्प दे दिया ना हमने, ये विकल्प चिन्ह होता है। एक बात करते हैं अंतिम, जिसे बोलते हैं इतिश्री चिन्ह। इतिश्री का मतलब होता है समाप्त। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है
तो अब हम अंत में एक लाइन खींचते हैं, मैं बता देता हूं। जैसे यहां पर हमारा सब कुछ खत्म हो गया तो इतिश्री चिन्ह होगा ये वाला, समाप्त हो गया तो इसको बोलते हैं इतिश्री चिन्ह। समाप्ति होने पर ये वाला चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा हमने कम से कम 15 या 16 चिन्ह देख चुके हैं। फिर से मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं, सिर्फ चिन्हों के बारे में बता रहा हूं। पूर्ण विराम इस तरह से होगा, अल्प विराम कोमा होगा, अर्ध विराम के ऊपर ये एक बिंदु और आ जाएगी, ठीक है। और उप विराम की बात करें तो उप विराम इस तरह से होगा, ठीक है। और यहाँ पे है प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक इस तरह से होगा। विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक इस तरह से होगा। वेरी गुड। योजक चिन्ह में बात करें तो योजक चिन्ह ये है और निर्देशन चिन्ह इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। क्लियर। बात करते हैं विवरण चिन्ह की, तो विवरण चिन्ह में 2 बिंदु और आगे डैश लगाया जाता है। कोष्टक में ये वाला कोष्टक छोटा, ये वाला बड़ा, और ये वाला मजला और ये वाला बड़ा। दोबारा देखिए, ये वाला छोटा, ये वाला मजला और ये वाला बड़ा कोष्टक होता है। लाघव चिन्ह में क्या होता है, ये बिंदी लगाई जाती है। हंस पद में कोई त्रुटि परक हो जाता है तो ऊपर दिखाया जाता है। तुलना में इस तरह से लगाया जाएगा। विकल्प चिन्ह इस तरह से होगा और इतिश्री ये इस तरह से होगा। समझ में आ गया। विराम चिन्हों से संबंधित प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए। आप एक बार वीडियो को पुनः अवश्य देखें, ध्यानपूर्वक देखें, आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आप ध्यानपूर्वक, अगर वीडियो नहीं आया समझ में तो एक बार और देखें, एक बार अवश्य देखने पर आपको ये समझ में आ जाएगा।